Hello everyone, and today we are going to start the next part of our video, that is the substantive provisions of the constitution. बेटा सब्सटैंटिव प्रोविजंस कोई भी राइट हो गया, कोई भी एग्रीमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कहीं किसी भी एग्रीमेंट के पार्ट्स को, रूल्स को, जो भी लॉज होते हैं उसको हम सब्सटैंटिव प्रोविजन कह सकते हैं। अब बट यहाँ पे सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है। चलिए, तो पहला क्या कहता है बेटा, देखिए, It is the hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reason to go along with its provision. बेटा अभी क्या बोल रहा है कि इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पर भी बेटा आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहाँ पर भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहाँ पर भी क्या होता है बेटा आपका, जहाँ पर भी क्या होता है बेटा आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पर आपको लॉज देखने को मिलेंगे बेटा, राइट्स मिलेंगे देखने को, है ना। लॉज, राइट्स, सब कुछ ये सब एविडेंट होता है सब कुछ। नाउ इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोल रहे हैं कि जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर आपको लॉज, राइट्स, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, बेटा ये सारी चीज़ें देखने को ज़रूर मिलती हैं। क्योंकि बेटा ये वो प्रोविजंस, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक सोसाइटी है उसमें डिफरेंट ऐसे लोग रह रहे हैं, है ना, लेट्स से इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब लोग हैं बेटा, तो इन सभी लोगों को गेट अलोंग करने के लिए बेटा, इन सभी लोगों को या फिर एक पीसफुल सोसाइटी बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? हमें लॉज की ज़रूरत है, हमें राइट्स की ज़रूरत है। तो दैट इज़ वाई ये क्या बोल रहा है बेटा कि जो सब्सटैंटिव प्रोविज़न है, ठीक है, ये क्या है? हॉलमार्क है। किसका हॉलमार्क है बेटा? हॉलमार्क मतलब यहाँ पे सिंबल समझ लो, है ना, जो डिनोट करता है। तो इट इज़ अ हॉलमार्क, इट इज़ अ हॉलमार्क of a successful constitution that it gives to everyone in society some reason to go along with its provision. Next क्या कह रहे बेटा? A constitution, just a second, एक सेकेंड। Now what is it saying? For constitution, a constitution that for instance allowed permanent majorities to oppress minorities groups within society would give minorities no reason to go along with the provisions of the constitution. Very good बेटा। अब इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड देखिए, एक सेकेंड। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कह रहा है बेटा, मान लो ये एक कंट्री है। क्या है बेटा? ये एक कंट्री है, ठीक है, लेट्स से ये आपकी एक कंट्री है। बच्चा अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है बेटा? ये माइनॉरिटी सेक्शन है। कौन सा ग्रुप है ये माइनॉरिटी सेक्शन है। और बेटा ये कौन सा ग्रुप है? ये मेजॉरिटी सेक्शन है। बेटा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी तो पता होना चाहिए, ठीक है। जो ग्रुप ज़्यादा नंबर में है उसको माइनॉरिटी बोलते हैं, और जो ग्रुप कम नंबर में है, जिसकी पॉपुलेशन या जनसंख्या कम है, उसको हम माइनॉरिटी कहते हैं, और जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम उसे मेजॉरिटी कहते हैं। अब यहाँ पे मेजॉरिटी लोग हैं, ये मेजॉरिटी पीपल है बेटा, और ये क्या है? ये क्या है बेटा आपका? ये है माइनॉरिटी पीपल। अब मान लो ये जो माइनॉरिटी लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि ये जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है ये क्या करती है इनको बेटा? ये इनको डोमिनेट करती है। क्या करती है? डोमिनेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे डोमिनेट करेगी बेटा? मान लो इलेक्शन हुआ, ठीक है बेटा, अगर इलेक्शन हुआ है
तो इन लोगों ने भी वोटिंग करी होगी, इन्होंने भी वोटिंग करी होगी। मान लो कि जो आपका लीडर है वो किसके फेवर में काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी के फेवर में काम कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी के लिए राइट्स बना रहा है, अच्छे अच्छे रूल्स बना रहा है बेटा, सिर्फ मेजॉरिटी वाले लोग राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या इस माइनॉरिटी ग्रुप को अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स नहीं लगेगा। एंड दैट इज़ वाई बेटा हमें क्या देखने को मिलता है इस सिचुएशन में, इस केस में, जो ये माइनॉरिटी ग्रुप है, जो बेटा ये आपका माइनॉरिटी ग्रुप है ना, ये जो आपका माइनॉरिटी ग्रुप है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फॉलो करेगा? फिर तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ही नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है बेटा कि ये एक सेक्युलर कंट्री है। कौन सी कंट्री है? सेक्युलर कंट्री है। और सेक्युलर होने के बाद भी गवर्नमेंट क्या कर रही है? सिर्फ एक रिलीजन को फेवर कर रही है, या फिर सिर्फ एक कास्ट के लोगों को फेवर कर रही है। तो बेटा जो बाकी रिलीजन के लोग हैं, बाकी कास्ट के जो लोग हैं, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो क्यों करेंगे? तब क्या मतलब रह गया इस कॉन्स्टिट्यूशन का? सो यही बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको हम फिर से। फॉर एग्ज़ाम्पल अलाउड परमानेंट मेजॉरिटी, जो आपकी मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, अगर वो क्या कर रही है बेटा? वो ऑप्रेस कर रही है। ऑप्रेस मतलब क्या होता है बेटा? किसी को दबाना, उनकी आवाज़ों को ना सुनना, उनकी डिमांड को ना सुनना, उनको डिस्क्रिमिनेटेड फील कराना। अगर जैसे भी मैंने आपको समझाया था कि अगर एक सोसाइटी है उसमें मेजॉरिटी ग्रुप क्या कर रही है? माइनॉरिटी को सप्रेस कर रही है ना, फिर इससे क्या होगा बेटा? विद इन गिवन सोसाइटी वुड गिव माइनॉरिटीज़ नो रीज़न। फिर तो बेटा माइनॉरिटी के पास कोई रीज़न ही नहीं रह जाएगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को, जो प्रोविज़न, जो उसमें लॉज लिखे उनको फॉलो करने का। क्यों करेंगे वो फॉलो? तुम बताओ, कमेंट करके बताओ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा जी लिखा हुआ है सेक्युलरिज्म, क्या लिखा हुआ है? सेक्युलर कंट्री है, स्टिल वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है विद द अदर रिलीजन ऑफ द पीपल, तो क्या ऐसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर दोज पीपल हु आर इन माइनॉरिटी, दे विल नॉट हैव द फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको कोई फिर कॉन्स्टिट्यूशन रहना ना रहना तो बराबर ही हो जाएगा बेटा उनके लिए, इसलिए वो फॉलो भी नहीं करेंगे। और अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेज सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, or that systematically entrench the power of small groups in society, would cease to command allegiance. If any group feels their identity is being stifled, they will have no reason to abide by the constitution. जैसे कि बेटा आपको श्रीलंका वाला 10th क्लास वाला एग्जाम्पल याद होगा। श्रीलंका में क्या हुआ था? वहाँ पे क्या था बेटा? सिन्हाला पीपल भी थे जो सिन्हाला लैंग्वेज बोला करते थे, और दूसरा कौन था बेटा? जो तमिलियंस थे, है ना। अब वहाँ पे क्या किया गया? सिन्हाला लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया कि कोई भी सरकारी दस्तावेज़, गवर्नमेंट ऑफिसेज का काम या यूनिवर्सिटी का काम सब कौन सी लैंग्वेज में होगा बेटा? सिन्हाला लैंग्वेज में होगा। और तमिल लैंग्वेज को क्या किया? इग्नोर कर दिया। तो क्या मतलब उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये मेंशन भी कर दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म को प्रमोट करेंगे, और जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, ऐसे लोग जो सिन्हाला लैंग्वेज बोला करते थे, वो बेटा बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, है ना। सो यहाँ से हमने क्या देखा कि वहाँ पे सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, लोगों ने बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में अपना विश्वास ही खो दिया। सो ये कहना चाह रहा है आपका पूरा का पूरा जो NCERT लाइन लिखी हुई है, ये यही समझाना चाह रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट नहीं कर सकता राइट्स को, और महज वो एक पेपर बन जाता है, तो बेटा फिर कोई रीज़न नहीं रह जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का। अगर किसी भी समुदाय, किसी भी जाति के लोगों को अगर ऐसा फील कराया जाता है कि उनके राइट्स को आप टेक अवे कर रहे हो,
उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, इनइक्वालिटी कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग बेटा, चाहे रेस हो, कास्ट हो, कलर हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, फिर दे विल लॉस द फेथ which they should have in the constitution. Now no constitution by itself achieves perfect justice, क्योंकि बेटा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से मेरा बच्चा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना देने से वो इफ़ेक्टिव नहीं हो जाएगा। है, मान लो एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा पा रहा है कोई, तो क्या मतलब रह जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूशन का? महज एक पेपर कहलाएगा बेटा, फिर वो तो एक बुक कहलाएगी फिर। But it has to convince people that it provides the framework for pursuing basic justice. कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप चाहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों का विश्वास बना रहे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सभी को जस्टिस मिले। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो कितना ब्यूटीफुल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रीएम्बल जो है, अगर आप वो देखेंगे, जिसको हम समरी या फिर जस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, बोलते हैं ना बेटा, सबके पास इक्वालिटी है ना इंडिया में। चलिए नाउ अब एक एक्सपेरिमेंट है बेटा, आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ सम बेसिक रूल्स इन सोसाइटी। कि अगर सोसाइटी के लिए कोई रूल बनाना है, अगर सोसाइटी के लिए कोई रूल बनाना है तो उसका कंटेंट क्या होगा, सच दैट दे गिव एवरीवन अ रीज़न टू गो अलॉन्ग विद देम। मतलब सोसाइटी के लिए बेटा आप किस तरीके से रूल बनाओगे कि सोसाइटी का हर एक समुदाय, सोसाइटी का हर एक बंदा उसको फॉलो करेगा, हर एक इंडिविजुअल उसको फॉलो करेगा। किस तरीके से आप लॉज बनाओगे, बताओ। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसे, मतलब मान लो कल को आप कोई मिनिस्टर बन जाते हो, ठीक है, या फिर आप लॉ मेकर हो। कौन हो बेटा आप? लॉ मेकर। तो आप सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कि हमारे वहाँ इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा कास्ट है बेटा, है ना, लैंग्वेजेस बोले जाते, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, SC ST सब लोग हैं यहाँ पे, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको लॉज बनाना है सोसाइटी के लिए कि पूरी की पूरी सोसाइटी उसको फॉलो कर पाए और किसी एक के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नेक्स्ट इज द मोर a constitution preserves the freedom and equality of its members, the more likely it is to succeed. बेटा अगर कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की फ्रीडम को सेव कर पाती है, इक्वालिटी दे पाती है अपने मेंबर्स को, दैट मीन्स वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव एवरीवन अ रीज़न टू गो अलॉन्ग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइंस। क्या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपनी सोसाइटी को बेटा गेट अलॉन्ग, मतलब सारी सोसाइटी के जो लोग हैं, क्या यहाँ पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या सभी के पास इक्वालिटी है, क्या एक पीसफुल और हार्मनी वाली सोसाइटी है कि नहीं, आप ये कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए, योर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, आइए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस आर often subverted not by the people but by the small groups who wish to enhance their own power. Well crafted constitution fragment power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution. One way of such intelligent designing of a constitution is to ensure that no single institution acquires monopoly of power. बेटा अब यहाँ पे क्या किया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, ठीक है, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा हमें सीधा बोला है कि पावर्स, जो पावर है वो कैसे डिवाइडेड बेटा, हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड है और वर्टिकली डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है बच्चा? हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए बेटा, अगर मैं बोलूँ पावर्स आर डिवाइडेड हॉरिजॉन्टली, बेटा व्हेनेवर आई से हॉरिजॉन्टली तो मेरा क्या मतलब है, ये जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, जैसे कि कौन है बेटा, लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव
या एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट इज योर जुडिशरी। नाउ वर्टिकली कैसे डिवाइडेड है बेटा पावर, जैसे कि हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंटायर नेशन के लिए, है ना। फिर बेटा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिसको यहाँ पे सीएम होता है, गवर्नर होता है। फिर हम क्या देखते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, और जो पंचायत सिस्टम है और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाला सिस्टम है ना, जो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू आया था, तो हम उसकी बात करते हैं। जब पावर्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उसे बोलेंगे बेटा क्या हम, वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर। एंड व्हेन द पावर्स इज डिवाइडेड हॉरिजॉन्टली अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसे क्या बोलेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। आई होप इतना समझ में आ गया हो, ठीक है। अब इसकी बात हमने क्यों करी है, क्योंकि बेटा हमने यहाँ पे ये बताना चाहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पावर है वो बहुत बैलेंस तरीके से डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का बेटा एक अपना काम है, ठीक है, लॉ मेकिंग का काम होता है। एग्जीक्यूटिव का एक अपना काम होता है, और एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कैसे बना के रखती है गवर्नमेंट, थ्रू जुडिशरी। थ्रू जुडिशरी हम क्या देखते हैं, एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है। चलिए अब देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट्स पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन। बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, यहाँ पे आप क्या देखोगे कि पावर्स आर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, तो लेजिस्लेचर क्या काम करता है बेटा, लेजिस्लेचर काम करता है लॉ मेकिंग का। किसका काम करता है लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग का। बेटा लॉ मेकिंग, अब हम क्या देखते हैं, ये जो लॉ मेकिंग है, ये जो बेटा लॉ मेकिंग है बेटा, एक तो ये होता है नेशनल लेवल पे, मतलब सॉरी यूनियन लेवल पे, और जब यूनियन लेवल पे होता है तो पूरी कंट्री में जो स्टेट्स हैं बेटा, पूरी कंट्री के लिए लॉ होता है, मतलब हमारी इंडियन कंट्री के लिए अगर कोई लॉ बन रहा है पार्लियामेंट से, तो पूरी कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा क्या है बेटा, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर होती है, जो हर एक स्टेट के पास पावर होती है अपने स्टेट के लिए लॉ फ्रेम करने के लिए, है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सबवर्टेड, है ना। अब सबवर्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल आपने इन्वर्ट सुना होगा, या फिर कास्ट डाउन करना, या फिर टेक ऑफ करना, इसे क्या बोलते हैं, सबवर्ट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा, पलट देना, या फिर जो चीज़ जैसी थी उसको उल्टा कर देना। अब यहाँ पर क्या मतलब है बेटा सबवर्ट का, इधर देखो, कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय द स्मॉल ग्रुप्स। मतलब जो उसमें एक्चुअल में लिखा हुआ है आप वो नहीं समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे हमारे यहाँ इक्वालिटी है, फ्रीडम है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं ताकि उनके हाथ में पावर बनी रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इस्तेमाल करते हैं इन अ वेरी विटी और अ रॉन्ग वे, इन अ रॉन्ग वे, विटी नहीं, इन अ रॉन्ग वे बोलो, ठीक है। तब बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जा रहा है बेटा, सबवर्ट किया जा रहा है, सबवर्टेड किया जा रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पावर डिवाइड है और किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। चलिए, आपने देखा होगा जो लीडर्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, भाषण देते हैं, ठीक है। जो सो कॉल्ड लीडर्स होते हैं, सारे लीडर्स नहीं होते बेटा, जो सो कॉल्ड लीडर्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की बात करते हैं। कैसे सबवर्ट करते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल अब इक्वालिटी लिखा हो, किसी फॉर एग्जांपल एक ग्रुप, एक समाज में गए, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को उठाया, उनको बोला आपके साथ गलत हो रहा है, माइनॉरिटी सेक्शन को आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उनको भड़का दिया। सो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप हार्मनी और पीस की जगह आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हो, है ना।
इसे बोलते हैं क्या बेटा, कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय द स्मॉल ग्रुप्स हु विश टू एनहांस देयर ओन पावर। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट्स पावर। अब कह रहा है जो बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वेल क्राफ्टेड जो बनाया होगा, वो पावर को बहुत इंटेलिजेंटली क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, कि कोई भी एक सिंगल ग्रुप उसको सबवर्ट ना कर पाए, उसको उसकी पावर को नष्ट ना कर पाए, उसकी पावर को एक अनदर वे में यूज़ ना कर पाए, ना रॉन्ग वे में यूज़ ना कर पाए, पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के पावर को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। चलिए, इसीलिए हमने क्या देखा, देयर इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी। बेटा इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी, यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी बॉडी होती है बेटा, वो ऐसी बॉडी होती है, बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, जो कैसे एग्जिस्टेंस में आई है बेटा, थ्रू लॉ, कि पार्लियामेंट में उसको बनाने के लिए पहले लॉ पास किया गया है, और फिर जैसे ही वो लॉ पास हुआ वो बॉडी क्या हो गई बेटा, स्टैब्लिश हो गए, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है बेटा, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली पार्लियामेंट में बेटा लॉ पास किया गया होगा, फिर इलेक्शन कमीशन बना होगा, दैट इज़ वाई। This ensures that even if one institution wants to subvert the constitution, others can check its transgressions. An intelligent system of checks and balances has facilitated the success of Indian. बेटा ये जो इंटेलिजेंट सिस्टम बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है, बहुत स्मार्ट सिस्टम है हमारा पावर को डिवाइड करने का, दैट इज़ वाई हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। क्या रहा है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल। क्यों रहा है सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो बहुत बैलेंस तरीके से डिवाइड है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है बेटा, ये ध्यान से सुनो कि एक सेकेंड ना, एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ये तो हो गया, एक सेकेंड बेटा, कहाँ पे थी मैं। दिस इंश्योर्स दैट इवन इफ वन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो हमने जो डिवीजन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर है ना, इससे क्या होता है बेटा, this ensures that even if one institution wants to subvert the constitution, others can check its transgressions. अब बेटा ये ट्रांसग्रेशंस क्या होता है, जैसे कि किसी चीज़ का बेटा उल्लंघन करना, या फिर बेटा क्या कह सकते हो आप इसको इंग्लिश में, इसका मीनिंग क्या कह सकते हो, इसको बोल सकते हो कैसे समझाऊँ, A transgression is something that is against a common law, या फिर whether you are cheating on a test or cheating a spouse, you are committing transgression that are not easily forgiven. और क्या हो सकता है बेटा, ऑफेंस। ट्रांसग्रेशन का अदर वर्ड क्या हो सकता है, ऑफेंस हो सकता है। वायलेशन, वायलेट कर दो आप जब लॉ को, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कोई भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, अगर इनमें से कोई एक अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी करता है, अगर इनमें से कोई एक अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तुरंत क्वेश्चन करेगी ना, हाँ जी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप, है ना। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, प्रॉपर बैलेंस ऑफ सिस्टम बना रहता है यहाँ पे। ट्रांसग्रेशन का मतलब लिख लो बेटा, इट इज़ रिलेटेड टू वायलेंस या फिर ऑफेंस, लिख लो। नेक्स्ट इज एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बता दें मैंने आपको। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन इज दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन सर्टेन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स एज अथॉरिटेटिव एंड एट द सेम टाइम अलाउ इनफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स ऑपरेशन टू अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। अब बेटा ये क्या कह रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा होना चाहिए बेटा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज़्यादा भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा तो जिस तरीके से हिटलर साहब आ गए थे रेन में बेटा, उस तरीके से कोई आ जाएगा। तो इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहे ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ज़्यादा रिजिड जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेटा, फिर ज़्यादा रिजिड रहेगा तो भी उसको लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, है ना। बेटा फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल का मतलब पूछ रहा है बेटा। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बच्चा कि अगर कोई अमेंडमेंट करना हो तो वो अमेंड कर दिया जाए,
है ना। ऐसा नहीं हो कि अब रूल्स बना दिए एक बार तो फिर वो कभी चेंज नहीं होंगे। बेटा टाइम के साथ साथ क्या है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए नए तरीके के क्राइम आ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको लाना पड़ेगा। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना पड़ेगा या फिर कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ेगी, है ना। तो अमेंडमेंट तो लाना पड़ेगा। तो इसे ही बोलते हैं क्या बेटा, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप उसमें कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हो, हालांकि इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। पहले पार्लियामेंट में बेटा जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, फिर स्पेशल टाइप ऑफ मेजॉरिटी होती है, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लगते हैं, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन द अदर हैंड टू फ्लेक्सिबल। ज़्यादा से हद से ज़्यादा भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो इट विल गिव नो सिक्योरिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और आइडेंटिटी टू अ पीपल। बेटा हमेशा एक चीज़ याद रखो, ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, टू मच फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए और टू मच रिजिड भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस बना रहना चाहिए। चलिए, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज एंड अडेप्टिंग देम टू न्यू सर्कमस्टेंसेस। बेटा एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वही कॉन्स्टिट्यूशन है जो अपनी कोर वैल्यूज़ को बचा कर रखता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर वैल्यू क्या है बेटा, बताओ क्या है? सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है ना, सोवरेंटी है। तो ये सारे क्या हैं, कोर वैल्यूज़ हैं। चलिए, You will notice the wisdom of makers of the Indian Constitution in the chapter on the Constitution as a living document. अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला है बेटा, एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। चैप्टर 9 में हम इसको रीड करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हमने क्या बोला, इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। सोचिए आप उसको लिविंग डॉक्यूमेंट का दर्जा दे रहे हैं। By striking a balance between the possibility to change the provisions and limits on such changes, the Constitution has ensured that it will survive as a document respected by the people. कि ये एक ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट है बेटा जिसको हर इंसान, भारत का हर एक नागरिक रिस्पेक्ट करेगा। This arrangement also ensure that no section or a group can ऑन इट्स ओन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा कोई भी अपने मर्जी से कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया और बोलने लग गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, है ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं कर सकते, उसको वॉयलेट करने की बात नहीं कर सकते। चलिए, देयरफॉर इन डिटरमाइनिंग वेदर अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अथॉरिटी यू कैन आस्क योरसेल्फ। अब बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, देखते हैं। व्हाट द पीपल हु इनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल। क्या जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा क्या वो क्रेडिबल हैं? दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंडली बेटा, डिड द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट पावर वॉज इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर एनी ग्रुप टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि पावर जो है बहुत ही इंटेलिजेंटली डिवाइड करी गई थी, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई भी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट ना करे, है ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन सम रीज़न टू गो अलॉन्ग। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को रीज़न प्रोवाइड किया? यहाँ पे बेटा इसका क्या मतलब, लिटरल मीनिंग नहीं जाते हैं यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसी वो कौन से कोर वैल्यूज़ है कि जिसको पूरी की पूरी सोसाइटी फॉलो करती है, वो साथ लेकर चलती हैं अपनी कोर वैल्यूज़ को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोर वैल्यूज़ है बेटा। Also is the constitution the locus of the people's hopes and aspiration. The ability of constitution to command voluntary allegiance of the people depends to a certain extent upon whether the constitution is just. क्या हमारा constitution एक just constitution है? कौन कौन से principle of justice हैं जो follow हो रहे हैं in the Indian constitution, है ना। ये सारी चीज़ें हैं बेटा। नेक्स्ट इज हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, रिवाइज ही कर सकते हो और क्या करोगे, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो बेस्ड ऑन द प्रीवियस जो भी हमने रीडिंग करी है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड आई होप कुछ समझ में आया हो, और कुछ अगर आपको लगता है मुझे
एडिट करना चाहिए या फिर कुछ मुझे एनहांस कोई तरीका हो जिससे मैं वीडियो को एनहांस कर सकती हूँ, सो दैट आपको बेटर समझ में आए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।